हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसमल। ये वीडियो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेवन्थ क्लास की बुक पूरी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको आप देख लीजिए। 10 वीडियो हैं, 10 वीडियो में पूरी सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पूरी डिस्कस की गई है। ठीक है, नोट्स बने हैं, आप नोट्स एज इट इज़ बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है। आज जो डिस्कस करेंगे वो एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है एट्थ क्लास की एनसीईआरटी, अगर आपके पास बुक है तो खोल भी सकते हैं बुक। ठीक है, बुक है तो आप खोल लीजिए बुक एनसीईआरटी क्लास एट्थ की। ठीक है, ज्योग्राफी की। तो जो पहला चैप्टर है इसमें इसमें पहला चैप्टर है संसाधन। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें संसाधन। तो हम लोग इसमें संसाधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करने से पहले एक बात बता दूं कि जैसे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, मतलब एनसीईआरटी पढ़ ली, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वन लाइनर आप पढ़ते हो ना, वन लाइनर जो होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आंसर जो पढ़ते हो वो कम पढ़ने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से आप इसको पढ़ लोगे तो वन लाइनर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो फैक्ट हैं अगर उनको आपने कायदे से पढ़ लिया तो जो वन लाइनर वाली बुक होती हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी की। मतलब कि 80 to 90% यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही। और कुछ फैक्ट जो होते हैं वो अलग से कभी ज्योग्राफी पढ़ो तो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको आंसर लिखने हैं, मतलब जैसे कि 100 वर्ड या 200 वर्ड या 250 वर्ड में आंसर लिखने हैं, ठीक है ना, किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे दो फ़ायदे हैं ये, मतलब कि अगर एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको आंसर लिखना है किसी एग्ज़ाम में तो वो भी सॉल्व हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ठीक है, ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, एज इट इज़ नोट्स बना लीजिए। और आपको लगता है कि अभी थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार बुक अपने मन से पढ़ लो, मतलब एज ए जैसे अखबार पढ़ते हो वैसे पढ़ पढ़ जाओ पूरी, और फिर वीडियो देख लो तो पूरी समझ में आ जाएगी बुक। इतनी टफ भी नहीं है एट्थ क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, टफ तो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, कहानी के फॉर्म में दिया होता है, तो आपकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसाधन चैप्टर एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले संसाधन की परिभाषा दी हुई है। संसाधन की परिभाषा दी हुई है यहाँ पर कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, देखो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। मतलब संसाधन क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन है। मतलब वो कोई भी चीज़ होगी। ठीक है ना, फिर वो चाहे बुक हो, ठीक है ना, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, पानी हो, ठीक है, बिजली हो, या कोई खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़, ठीक है ना, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संसाधन होती है। ठीक है, हम कपड़े हों, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम जिनका उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये संसाधन की एक सरल सी डेफिनेशन है और बहुत अच्छी डेफिनेशन है अगर लिखने का है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक वस्तु, पदार्थ की उपयोगिता, प्रायिकता उसे संसाधन बनाती है। ठीक है ना, एक वस्तु मतलब उसकी उपयोगिता और प्रायिकता उसे संसाधन, मतलब संसाधन बनते कैसे हैं? मतलब कि अगर कोई चीज़ है लेकिन उसका अगर हम यूज़ नहीं कर पाते, पदार्थ की उपयोगिता, उसका कोई उपयोग नहीं है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ठीक है ना, अगर उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। ठीक है, और अगर कहीं मूल्य, संसाधन का मूल्य का मतलब होता है, संसाधन का मूल्य का मतलब होता है कि संसाधन का महत्व। जैसे कहें कि किसी संसाधन का मूल्य ज़्यादा है, ठीक है ना, किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा है तो मतलब वो महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है ना, किसी का मूल्य कम है तो वो कम महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे पानी एक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है ना, पानी एक मूल्यवान संसाधन है, मतलब पानी का महत्व ज़्यादा है, पानी के बिना जीवन ही नहीं है, तो पानी जो है एक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, भोजन एक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, अब बाकी इसमें आगे पेटेंट दिया हुआ है। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, मतलब विचार, मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल राइट होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल राइट होते हैं, उनको बोला जाता है, उनको भी पेटेंट करवाते हैं लोग। जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअल राइट है, ठीक है ना, और कोई मशीन बना दी आपने, कोई नई मशीन बना दी,
ठीक है ना, या कोई नया एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया जिसको आपने बनाया है, ठीक है ना, वो आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बनाया है, तो उस पे आप पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार आपके पास वो राइट रहेगा, ठीक है ना। तो वो पेटेंट करवा लेते हैं, सुना होगा ना, कुछ चीज़ों को लोग पेटेंट करवा लेते हैं, कंपनियां पेटेंट करवा लेती हैं, दवा पेटेंट करवा लेती हैं, या कोई टेक्नोलॉजी है उसको पेटेंट करवा लेती हैं। तो इस तरह जो होता है पेटेंट करवा लेते हैं कंपनी और लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग, ठीक है ना। कोई काम जैसे मानो पहले करते थे, ठीक है, वो मैनुअली करते थे हाथ से, लेकिन कोई ऐसा दिमाग में आपके एक दिमाग में चमका और कुछ आपने कोई नया मशीन बना दिया, ठीक है ना। और मशीन बनाने के बाद जो वो मशीन बनाया, तो वो जो आइडिया जो आया, ठीक है ना, उस जिस आइडिया से वो मशीन बनी है वो देखते से नई टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ है प्रौद्योगिकी होती है किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग, मतलब उससे पहले उस तरह की कोई यूज़ उस तरह का कोई यूज़ नहीं किया जाता था। मतलब जो आपने मशीन बनाई है या स्किल का यूज़ किया है उससे पहले किसी ने नहीं यूज़ किया, ठीक है ना, एकदम नया नया है वो, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। अब देखो संसाधन जो होते हैं वो 3 तरह के यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि संसाधन जो हैं वो 3 तरह के हैं, एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है और तीसरा खुद मानव, ठीक है ना। एक प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित है और तीसरा खुद मानव। मानव भी एक संसाधन है, ठीक है ना, मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। अभी आगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब देखो जो प्राकृतिक संसाधन है पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मानव निर्मित, फिर मानव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन से जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो देखो प्राकृतिक के बारे में क्या है कि प्रकृति से प्राप्त अधिक संशोधन के बिना, ठीक है ना, प्रकृति से प्राप्त हो और अधिक संशोधन के बिना जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है। मतलब जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त किए गए हों और उनमें ज़्यादा कुछ बदलाव न किया गया हो, ठीक है ना। मतलब प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त किए गए हों और उनमें ज़्यादा कुछ बदलाव न किया हो, डायरेक्ट उनको यूज़ किया जाता है, उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे जैसे कि जल जो होता है एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है, हम लोग ज़मीन से जल निकालते हैं और उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वायु हो गई, वायु हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है वो, ठीक है। उसमें हम लोग ऑक्सीजन में कोई चेंज तो करके उसको ग्रहण करते नहीं हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल वायु हो गई, ठीक है, नदी हो गई, झील, मृदा, खनिज, ये सारे जो हो गए प्राकृतिक संसाधन हो गए, ठीक है ना। इनको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। अब जैसे मिट्टी का अगर आपको यूज़ करना है किसी भी चीज़ काम के लिए, तो आप उसमें कोई चेंज तो करेंगे नहीं कि मिट्टी में कोई रंग मिलाएंगे, है ना, कि मिट्टी में कोई केमिकल मिला के उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नदी है उसके पानी का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, झील के पानी का, खनिज का कभी कभी डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इस तरह के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना, वर्गीकरण किया गया है। देखो ज़रा इसको देखना, ठीक है ना। पहला है विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर, दूसरा है उद्गम के आधार पर, तीसरा है भंडारण के आधार पर, फिर है वितरण के आधार पर, ठीक है ना। विकास के आधार पर, उद्गम के आधार पर, भंडारण के आधार पर और वितरण के आधार पर, ठीक है ना। ये एक ही है पूरा, ठीक है ना, एक ही एक तरह से, ठीक है ना। अब देखो जो विकास के आधार पर है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में, ठीक है ना। जो विकास के आधार पर है उसको भी 2 भाग में, वास्तविक और संभाव्य संसाधन में एक तरह से तोड़ा जाता है। तो पहले वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, ठीक है ना, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वे होते हैं वास्तविक संसाधन, ठीक है। जैसे रूर जर्मनी में कोयला है, ठीक है, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी है, ठीक है ना। ये सब वर्तमान में जो है उपयोग में हो, वर्तमान में उपयोग में हो, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्तमान में उपयोग में हो, उसे वास्तविक संसाधन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एक ये दिया हुआ है ना, रूर जर्मनी कोयला, ठीक है ना, ये अभी यूपी
पीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपी पीएससी में ये क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है ना। 2022 में एक क्वेश्चन आया था इसी से, रूर जर्मनी से, ठीक है ना। तो इस तरह जो बीच बीच में छोटे छोटे फैक्ट हैं ना, इनको इग्नोर मत करना कि ये छोटे छोटे फैक्ट हैं तो इनमें इनसे कोई लाभ नहीं होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, इस बार का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आप उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। जर्मनी के बारे में कोई मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ध्यान आ रहा अभी, लेकिन इससे एक क्वेश्चन ऐसे कुछ आया था, रूर या जर्मनी करके एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा है संभाव्य संशोधन। संभाव्य संशोधन क्या होता है? जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, ठीक है ना। वास्तविक संशोधन जिनकी मात्रा पता होती है कि हाँ कितनी है, ठीक है ना। संभाव्य संशोधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे यूरेनियम, ठीक है, लद्दाख में है लेकिन पता नहीं है कितना है, ठीक है ना। और झारखंड के जादूगोड़ा, ठीक है। नीदरलैंड में पवन चक्की है, ठीक है ना। तमिलनाडु गुजरात में पवन चक्की है, ठीक है ना। अब इनका कितना यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। और वर्तमान में उपयोग में भी नहीं होती है वो चीज़, उसे संभाव्य संशोधन बोलते हैं कि शायद कभी भविष्य में हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है ना। अभी तो नहीं है हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कि जिसको हम लोग यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो वो संभाव्य होते हैं, ये एक संभावना होती है कि हाँ कभी भविष्य में काम आएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है ना। अब उद्गम के स्तर के आधार पर, ठीक है ना। उद्गम के आधार पर यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ है, उसको लिख दें। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ कितने पाए जाएंगे वो उस भूभाग पर, उसकी जलवायु पर, ऊंचाई पर, ठीक है। इन सब चीज़ों पर, तीन चीज़ें ना, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर होते हैं। तो ये तीन तो पता ही होना चाहिए कि अगर प्राकृतिक संसाधन है तो उनका वितरण किस आधार पर होगा? भूभाग के आधार पर, जलवायु के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। ये नोट कर लेना। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव, ठीक है, दूसरा होता है अजैव, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव होते हैं और अजैव होते हैं। जैव क्या होते हैं? सजीव, ठीक है ना, मतलब जैव का मतलब ही होता है सजीव। और जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सारे सजीव में आएंगे, जैव संसाधन होते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी जैव में ही होते हैं, लेकिन ठीक है ना, उनका यूज़ कर पाएँ तो ही संसाधन होंगे, ठीक है। और अजैव में क्या होता है कि निर्जीव वस्तु होती है, ठीक है। अजैव में क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मृदा हो गई, चट्टान हो गए, खनिज हो गए, ये सारे अजैव संसाधन हैं। अब जैसे मृदा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं पेड़ पौधे उगाने में, गमले में, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में, तो यूज़ तो हो रहा है, एक तरह से वो अजैव संसाधन है। किसी चट्टान का यूज़ कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, किसी चट्टान का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अजैव संसाधन है। किसी खनिज का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से कोई धातु निकाल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से अजैव संसाधन है, क्योंकि उसमें जान नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये समझ में आ जाएगा आसानी से कि जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भंडारण के आधार पर, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, विकास का हो गया, उद्गम का हो गया, अब भंडारण का देखते हैं। भंडारण के आधार पर जो होता है, नवीकरणीय होते हैं, एक अनवीकरणीय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीकरण और अनवीकरण। इनमें एकदम याद कर लेना कि नवीकरण क्या होते हैं। नवीकरण मतलब जैसे कि शीघ्रता से पुनः प्राप्त किए जा सकते हों, जैसे कि कोई ऐसा संसाधन है जिसको बहुत जल्दी मिल सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, सोलर मतलब कि सूर्य की ऊर्जा है या सनलाइट है, वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना, वो हर दिन मिल जाएगी। जैसे आज यूज़ करी, ठीक है ना, कल फिर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज यूज़ करी तो ऐसा तो है नहीं ख़त्म हो जाएगी, कल मिलेगी नहीं, तो मिल जाएगी, तो एक तरह से नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा, पवन हवा रोज़ चलती है तो पवन ऊर्जा भी, जैसे पवन चक्कियाँ होती हैं ना, पवन चक्कियाँ होती हैं जिससे नहीं, पवन चक्कियाँ होती हैं, देखा होगा, तो वो हवा तो रोज़ चलेगी, तो हवा रोज़ चलेगी तो पवन चक्की से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और मानवीय क्रिया का कहने का मतलब ये है कि जो सौर है, सौर ऊर्जा है, मतलब सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, इस पर मानव की क्रिया का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना, इस पर मानव की क्रिया का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, मानव की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, ठीक है। ये ऐसे संसाधन हैं जिसका मानव के
क्रियाकलाप का इन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे जल है, बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया तो जल का वाटर लेवल मतलब कि सुना होगा कि वाटर लेवल गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि दोहन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और दोहन कर कौन रहा है? मानव कर रहा है। तो मानव द्वारा प्रभावित होते हैं मृदा। जैसे देखा होगा शहरों में, तो अगर गमला लगाना है तो वहाँ भी मिट्टी नहीं मिलती है ना, लोग कहीं ढूंढने जाते हैं मिट्टी दूर दूर तक। तो एक तरह से मृदा का एक तरह से मिल नहीं रही है, तो उसकी वैल्यू कम कम हो रही है इंसानों की वजह से। वैल्यू कम नहीं हो रही मतलब कि उसकी जो पाने की एक वो होती है ना, हर चीज़ को पाने की सुविधा कि आसानी से मिल जाएगी, वो कम हो रही है एक तरह से, ठीक है ना। और वन हो रहे हैं, वन भी कट रहे हैं लगातार, और किसके कारण कट रहे हैं? मानव के कारण। तो इस तरह के जो संसाधन हैं वो मानव से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको मानव प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो ये होते हैं नवीकरणीय, मतलब कि जल भी नवीकरणीय है, मृदा भी नवीकरणीय है, वन भी, ये सब नवीकरणीय है। जल जैसे कि अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करके आप वाटर लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वाटर को कंजर्व करने का तरीका होता है, उससे कर सकते हैं। मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। वन को दोबारा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो या फिर अपने आप कोई एरिया से छोड़ दिया जाए तो वहाँ अपने आप वन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे नवीकरणीय संसाधन हैं, मतलब कि इनको पाया जा सकता है, ठीक है ना। शीघ्रता से मतलब पाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार ख़त्म हो गए तो नहीं मिलेंगे, उनको बोला जाता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। शीघ्रता से पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। भंडारण ही इनका सीमित है। जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारे क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार अगर ख़त्म हो गए तो फिर इनको दोबारा इंसान बना नहीं सकता। मतलब कि अगर कोयला ख़त्म हो गया तो इंसान के जीवन काल में तो कोयला नहीं बनने वाला, ठीक है ना, क्योंकि हज़ारों लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद कोयला बनेगा। प्राकृतिक गैस का भी यही हाल है कि वो तुरंत थोड़ी बन जाएगी कि 2 साल में प्राकृतिक गैस मिल जाएगी तो ज़मीन के अंदर ख़त्म होने के बाद। गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत टाइम लेती हैं बनने में, होती तो हैं, मतलब कि नवीकरणीय मतलब दोबारा बनेंगी, लेकिन इतना लंबा टाइम लेंगी कि इंसान के जीवन काल में तो संभव है ही नहीं, तो उनको मान लिया जाता है कि ये अनवीकरणीय है। मतलब इंसान के 100-200 साल जिएगा, उसके जीवन काल में तो नहीं होने वाला, ठीक है। और ये लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद बनेंगे तो एक तरह से कहो मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए तब तक, ठीक है ना। आगे देखते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर क्या होते हैं संसाधन, ठीक है ना। वितरण के आधार पर देखो, विकास के आधार पर हो गया, उद्गम के आधार पर, भंडारण के आधार पर, वितरण के आधार पर देखते हैं, ठीक है। वितरण के आधार पर मतलब सर्वव्यापक होते हैं और कुछ स्थानिक होते हैं। सर्वव्यापक मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं, जो हर जगह मिलते हैं, जैसे कि वायु है, ठीक है ना, वायु हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। स्थानीय क्या होते हैं? निश्चित स्थान पर मिलते हैं, जैसे लोहा हो गया और तांबा हो गया, ठीक है। ये किसी निश्चित स्थान पर मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे कि कहीं भी खोदा और तांबा मिल जाएगा, या कहीं भी खोदा और लौ अयस्क मिल गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन वायु तो पता है ना, हर जगह मिल जाएगी, धरती पे कहीं भी जाओ वायु मिल जाएगी। अब तीसरा है, देखो इधर फिर आओ, देखो संसाधन जो है 3 तरह के थे, एक प्राकृतिक थे, तो प्राकृतिक वाले सारे डिस्कस कर लिए। अब मानव निर्मित देखते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे मानव वाले। अब जो है मानव निर्मित देखते हैं। देखो मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन जो वस्तुएं मानव अपने उपयोग के लिए बनाता या परिष्कृत करता है उसको मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है, उसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जो वस्तुएं मानव अपने उपयोग के लिए बनाता है या परिष्कृत करता है उसको मानव निर्मित संसाधन। अब उसमें सारी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं कि इंसानों ने बनाई हैं, वो सारी चीज़ें मानव निर्मित हो गई। ये तो यहाँ एक कुछ 2-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मकान हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, मशीन हो गया, वाहन हो गया, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो मानव ने बनाई हैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके, वो सब मानव निर्मित है, ठीक है। अब तीसरा है मानव संसाधन, ठीक है, मानव खुद संसाधन है, ठीक है। तो ये आखिरी वाला है कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित। अब जो है मानव भी एक संसाधन है, मानव खुद एक संसाधन है। अब आओ देखते हैं मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन देखो ज़रा, ये इम्पोर्टेंट भी है। मानव संसाधन मतलब प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए मानव का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रकृति में कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है ना, प्रकृति में से मानो कहीं पर लौह अयस्क है,
ठीक है, पता लगा कि यहाँ लौ अयस्क है, लेकिन लौ अयस्क ऐसे तो मिल नहीं जाएगा उससे लोहा, कि बस गए लौ अयस्क देखा और वहाँ पे खुदाई की और लोहे की रॉड निकलना शुरू हो गई। ऐसा तो है नहीं कि लोहे की पाइप निकलना शुरू हो गई। उसको यूज़ करने के, उसको निकालने के लिए तो इंसानों का उपयोग करना पड़ेगा ना। तो जो इंसानों का उपयोग किया जा रहा है तो वो मानव जिसका उपयोग किया जा रहा है वो एक तरह से संसाधन है, ठीक है ना। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के उपयोग में लाने के लिए मानव का उपयोग किया जाता है, उसे ही मानव संसाधन बोलते हैं, ठीक है। लोगों की संख्या और योग्यता मानव संसाधन को बढ़ा सकती है, मतलब कि जितने ज़्यादा लोग होंगे और वो सारे स्किल्ड हैं, मतलब कि वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, खाली नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे ये माना जाए कि वहाँ उतने ही ज़्यादा मानव संसाधन है। मानो कोई ऐसा देश है जहाँ पर जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 30 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना, और 30 करोड़ लोग हैं और सब के सब कोई ना कोई काम करना जानते हैं। तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि 130 करोड़ लिखा है, वहाँ पर 130 करोड़ लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या माना जाएगा कि वहाँ पर 130 करोड़ मानव संसाधन हैं, क्योंकि वो सब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर क्या होगा, जितने व्यक्ति हैं वो मानव संसाधन है। मतलब दूसरा एग्जांपल ये देखो, जैसे कि अगर कोई देश है जहाँ पर मान लेते हैं कि 1 लाख जनसंख्या है, ठीक है ना, 1 लाख जनसंख्या है और वहाँ पर जो है मान लेते हैं कि 1 लाख जनसंख्या है और वहाँ पर काम करने वाले केवल जो है 50,000 लोग हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो बचे हुए हैं ये तो एक तरह से संसाधन हो गए, लेकिन बाकी जो बचे खाली बैठे हैं वो संसाधन नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है ना। मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये मानव संसाधन विकास का इधर डेफिनेशन दिया हुआ है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए कौशल में सुधार करना, मतलब जितना ज़्यादा कौशल में सुधार करोगे मानव संसाधन का विकास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर मानव हैं और उनको स्किल्ड कर दिया जाए, मतलब उनको कोई ना कोई काम सिखा दिया जाए, तो वहाँ पर और लगातार सिखाते ही जा रहे हैं, तो एक तरह से मानव संसाधन का विकास हो रहा है, ठीक है। और मानव संसाधन विकास क्या होता है, कैसे होगा, मानव को स्किल्ड करके ही मानव संसाधन का विकास हो सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इतने लोग हैं और सारे काम करना जानते हैं, तो उतने वहाँ पर मानव संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हो गई कि मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना और बुक से पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। बुक में और सरल दिया हुआ है, मतलब कि एक तरह से और सरल से मतलब ये है कि ये देखो ये तो नोट्स हैं, ठीक है ना, ये तो नोट्स हैं, लेकिन बुक पढ़ोगे तो थोड़ा उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे नहीं, क्योंकि नोट्स बनाते समय एग्जाम्पल आप भी मत लिखना कि कोई बड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कोई कहानी तो उसको बैठ के लिखने लगे। नोट्स शॉर्ट ही होने चाहिए। अब जैसे बुक है मानो 120 पेज की, तो अब नोट्स आपके जो 10-12 पन्ने में 14 पन्ने में आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर वो पूरी बुक बन जाएगी ना। अब देखो आगे देखते हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब कि संसाधनों का ऐसे यूज़ करें बहुत सावधानी से और उनको टाइम दे दें कि वो दोबारा से जो है बन सकें, ठीक है ना। इतना ज़्यादा दोहन ना करें कि एकदम से ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। मतलब अगर जल पृथ्वी से निकाल रहे हैं तो उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। एकदम अनाप शनाप यूज़ करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जल है वो ख़त्म होने लगेगा और उसको दोबारा पृथ्वी में जल जाके इकट्ठा हो, इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, जल तो एक एग्जांपल है, सरल एग्जांपल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। वनों का इतना ज़्यादा कटाई ना की जाए कि वन दोबारा उगने का टाइम ही ना दिया जाए, उनको फटाफट काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि मतलब कोई भी संसाधन का अगर उपयोग करें तो बहुत सावधानीपूर्वक और सफलतापूर्वक किया जाए और उनको थोड़ा टाइम दिया जाए फिर से बनने का। अब देखो यहाँ पर दिया है सतत पोषणीय विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आंसर लिखने
वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप कहीं आंसर लिखने वाले हैं तो ये सारे पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो इससे अच्छा जो है सतत पोषणीय विकास के बारे में इससे अच्छा पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सतत पोषणीय विकास होता क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। मतलब कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। मतलब कि संसाधनों का हम उपयोग ऐसे करें कि भविष्य में वो आने वाले भविष्य के लिए वो एक तरह से बैलेंस्ड रहें। मतलब कि बैलेंस्ड एक तरह से यूज़ करें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। उपयोग भी करें संसाधनों का और इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों को मतलब संसाधनों की कमी भी ना हो। हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरी करते चलें और आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि वो केवल किताबों में पढ़ें कि हाँ कोई नीम का पेड़ होता था या बरगद का पेड़ होता था, ऐसा होता था, ठीक है। इतना ज़्यादा ना वनों की कटाई कर दें या किसी भी जानवर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कि उसकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है? यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास परिवर्तन। लास्ट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं अगर मेंस में अगर किसी एग्ज़ाम में लिखने को मिल रहा है, जैसे पीसीएस का मेंस है उसमें, तो वहाँ पे लिख सकते हो आप। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो ये अगर 6 पॉइंट हैं इनको आप याद कर लोगे तो जो है बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है सतत पोषणीय विकास मतलब संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। मतलब उपयोग भी करेंगे और उनका इस तरह संरक्षण करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो उसकी कमी ना महसूस करें, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर, ठीक है। ये पहला चैप्टर था 8th क्लास के एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसको आप कायदे से पढ़ लीजिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 3 बार देख लीजिए, कितनी बार देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। और बुक से अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो बुक ले लो, अगर बुक नहीं है तो ख़रीद लो, और क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो, मतलब यहाँ पर चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है कुछ वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ वीडियोस काम की हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है ये सारी वीडियो मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती की, तो सीडीपी की क्लास मिल जाएगी। और हिंदी की भी क्लास पड़ी हुई है। एनवायरनमेंट की वीडियो है, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर आपके सिलेबस में है, कोई भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो, मतलब कि उसमें अगर एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट की वीडियो देख लो। देखो एनवायरनमेंट की 12 वीडियो है लगभग, ठीक है। एनवायरनमेंट की 12 वीडियो हैं शायद, ठीक है। 12 से 14 ऐसे शायद वीडियो हैं, ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इतनी हर वीडियो से 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर 14 वीडियो हैं तो आप ये समझ लो कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके जो है 10 से 12 नंबर आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। वो देखने के लिए 14 वीडियो बहुत रिच कंटेंट है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।